A very warm welcome to all the students of class 8. Myself Shivani from St. Xavier's High School, Sidwapar, Badalganj. Today we are going to discuss chapter 6 Weavers Crafts and Industries. Students, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने इंडिया की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी उसको पूरी तरह से रुइन कर दिया और कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का फ़र्क इंडिया के ऊपर पड़ा, यानी इंडिया से जो रॉ मटेरियल्स थे ब्रिटिशर्स उसको कम दामों में ब्रिटेन ले जाते थे और वहाँ से जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे वो इंडिया के मार्केट्स में आके सेल करते थे और इंडिया के जो भी प्रोडक्ट्स होते थे उनके ऊपर इतना हैवी टैक्स ड्यूटी इम्पोज कर दिया जाता था कि फॉरेन मार्केट्स में वो प्रोडक्ट्स बिक ही नहीं पाते थे। और इस चीज़ का जो असर सबसे ज़्यादा पड़ा वो पड़ा हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर। Peasants who had supplemented their income by part-time spinning and weaving now had to rely overwhelmingly on cultivation। यानी कि इससे पहले भी बात हुई थी कि पहले के लोगों का क्या था, या अब भी अगर आप देखिए तो जैसे कि अगर मान लीजिए कोई कारीगर है, अगर कोई लकड़ी से खिलौने बनाता है तो सडनली अगर लकड़ी से खिलौने बनने की इंडस्ट्री जो है वो ख़त्म कर दी जाए तो उसको कुछ और नहीं आता, वो क्या करेगा सडनली। तो जैसे जो ऐसी चीज़ होगी जो सबके लिए कॉमन हो, जैसे एग्रीकल्चरल लेबर बनने के अंदर कोई आपको स्किल नहीं चाहिए, वहाँ पे तो आपको लेबर का जो काम होता है वो जो नॉर्मल लोग करते हैं वही उसको भी करना, वहाँ पे कोई स्किल नहीं दिखानी हमें, तो फोर्सफुली तो वही काम करना पड़ेगा। तो यही काम किया गया हुआ किनके साथ, वो जो आर्टिसंस थे, जो क्राफ्ट्समैन थे, जो कि ये सब छोटे इन सब उद्योगों से जुड़े हुए थे, जब क्या कहते हैं उन लोग नहीं ये चीज़ कर पाए या फिर वो किसान थे, तो जैसे हम लोग ये देखते हैं कि गाँव में क्या होता है कि लोग छोटा छोटा इंडस्ट्री लगा लेते हैं, जैसे SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप का, तो वो छोटे छोटे ग्रुप्स बना के वहाँ पे वो लोकल लेवल पे कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उसको डोमेस्टिक यूज़ के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो जो किसान गांव के अंदर अपनी इनकम को एक्स्ट्रा करने के लिए, जो कि वो मतलब जैसे हम लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं ना, जैसे कि कुछ समय के लिए जॉब करेंगे और मेन काम पढ़ाई का या कुछ ऐसे करते हैं, तो पीजेंट्स भी क्या करते थे पार्ट टाइम में, जो जैसे हम लोग पहले कॉटन से स्पिन करके पूरा सूत काटते थे ना पहले के ज़माने के लोग चरखा चला के, तो ये लोग पार्ट टाइम स्पिनिंग और वीविंग करते थे। लेकिन जब डेक्लाइन आ गया टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो इनको पूरी तरह से ओवरवेलमिंगली, मतलब बहुत ज़्यादा किसके ऊपर पूरा डिपेंडेंसी शो हो गई, कल्टीवेशन के ऊपर यानी एग्रीकल्चर के ऊपर। Hundreds of rural artisans lost their traditional source of livelihood and became agricultural laborers। यानी हजारों जो कामगर थे, जो कारीगर थे, वो अपना जो पारंपरिक उनका इनकम का जो जरिया था, लाइवलीहुड यानी जीवन यापन का जो तरीका था, उसको छोड़ के उनको क्या बनना पड़ गया, एग्रीकल्चरल लेबर, यानी कि जो खेतिहर मजदूर होते हैं अगर शुद्ध भाषा में कहा जाए तो वो। This increasing pressure on agriculture was one of the major causes of extreme poverty of India under the British rule। तो अगर आप देखा जाए तो जैसे आज हम लोग के पास एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, IT इंडस्ट्री है, कॉमर्स है, सॉफ्टवेयर है, मतलब IT में ही सॉफ्टवेयर आ जाएगा, या फिर अलग अलग जॉब है, बैंक है, बहुत से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर नहीं है। लेकिन अगर सोचिए कि सब लोग पूरी इंडिया की 135 करोड़ प्लस की जो पॉपुलेशन है, या अगर 130 करोड़ भी लोग उसमें हम लोग मान लेते हैं, अगर एग्रीकल्चर का ही काम करने लगे तो और काम करने का वो ख़त्म हो जाएगी इंडस्ट्री, और सारा का सारा प्रेशर किसके ऊपर आ जाएगा, एग्रीकल्चर के ऊपर। यही प्रेशर की वजह से इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई थी। किस टाइम पे, ब्रिटिश साम्राज्य के समय। जो भारत एक समय सोने की चिड़िया कहा जाता था वो क्या हो गया था, एक्सट्रीम पावर्टी वाला नेशन हो गया था। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द इम्पैक्ट ऑफ colonial इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ये जो ब्रिटिशर्स की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, आर्थिक नीतियाँ थी भारत के ऊपर, उसका असर इंडियन टेक्सटाइल पे इंडस्ट्री पे कैसे पड़ा वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कंडीशन ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन प्री कॉलोनियल इकोनॉमी। तो पहले पहले सिनेरियो में आपको क्या समझाया जा रहा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो दशा था
वो प्री कॉलोनियल यानी जब तक ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर औपनिवेशिक साम्राज्य नहीं था, उसके पहले, ब्रिटिशर्स के रूल के पहले हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसा चल रहा था। From the medieval times till the 19th century, India's skilled weavers had been making use of the loom for weaving clothes and spinning wheel, or the charkhas for spinning cotton and yarn. The spinners sold their yarns to the weavers. यानी कि मध्यकालीन भारत से, मध्यकालीन अगर समय से देखा जाए, उससे लेके 19th सेंचुरी तक भारत के जो कुशल कामगार थे, जो वीवर्स थे, वो क्या करते थे, वो ये हथकरघा उद्योग का यूज़, मतलब हथकरघा उद्योग जो चलाते थे, या फिर जो घरों में सूत काटते थे जो लोग, इस तरह से वो लोग क्या करते थे, चरखे का यूज़ करते थे कॉटन के लिए, वूल के लिए। और ये लोग अपना जो ये सूत काट के जो ये कॉटन का जो बॉल्स बनाते, जैसे आप लोग ऊन का गोला देखे होंगे, वैसे ही कॉटन का भी ये सूत काट काट के ये लोग कॉटन का पूरा यार्न तैयार करके इन वीवर्स को बेच देते। तो वीवर्स का काम क्या होता था, कपड़े की बुनाई करने का। Weavers lived in weaving village as a closely knit community because it helped them to bargain better with merchants and later with company officials. तो ये जो बुनकर लोग थे, ये लोग बिल्कुल, इनका गांव ही, जैसे हम लोग कहते हैं ना, ये बुनकरों का गांव है, ये इनका गांव है, ये उनका गांव है। तो मतलब जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर जॉब करने वालों को बिलोंग करती है, जैसे वहाँ पे सिर्फ बुनकर अगर विलेज कह रहे हैं, तो 100 में से अगर देखा जाए तो 99 घर वैसे होंगे जिनके घर लोग बुनाई का काम करते होंगे। तो ये लोग बहुत आपस में क्लोजली निट कम्युनिटी, मतलब कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते थे। और इससे हेल्प किससे मिलती थी, जो भी व्यापारी आते थे उनसे बार्गेनिंग करने में। अगर जैसे आप अलग से कोई दुकान खोलोगे, कहीं अलग से रहोगे, तो आप बार्गेनिंग कैसे कर पाओगे, या बहुत कम में मान जाओगे। लेकिन अगर आपके जैसे 100 लोग रहेंगे बार्गेन करने के साथ आपके सपोर्ट में, तो आप क्या करोगे, अच्छा बार्गेन करोगे। चाहे कंपनी ऑफिशियल से बार्गेनिंग करनी हो या मर्चेंट से, साथ में रहने का इनको बहुत फ़ायदा होता था। Most weavers owned and worked in one loom, but some could own 2 to 5 looms. तो ज़्यादातर ये जो बुनकर समाज के जो लोग थे, वो अच्छा लाइफ जीते थे, यानी किसी की एक लूम इंडस्ट्री है, किसी की 2 से 5 भी है। Head weavers represented their weaving village to foreign agents. तो जो भी हेड वीवर्स थे, वो अपने पूरे वीविंग विलेज के हेड, मतलब को रिप्रेजेंट करते थे किसी भी फॉरेन एजेंट के सामने। जैसे गांव के, जैसे अगर मुखिया हो, तो मुखिया पूरे गांव के क्या होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो अगर गांव के अंदर कोई भी अच्छी चीज़ होगी तो वो उसको रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह हेड वीवर भी क्या करते थे, जो भी चीज़ें थी वीविंग से रिलेटेड, या जो भी वो काम होता था, फॉरेन जो भी एजेंट्स थे वो वही उसको पेश करते थे। 10 लोग की जगह एक को लीडर बना दिया, और वो ये काम को क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है किसी और के सामने। इंडिगो, मैडर, टर्मरिक एंड सैफ्लावर वर द मोस्ट कॉमन प्लांट्स यूज टू डाई द क्लोथ। इंडिगो डाई के बारे में पढ़ा। मैडर एक येलो कलर का फ्लावर होता है, इसी तरह टर्मरिक और सैफ्लावर भी। ये सारे प्लांट्स को नेचुरल डाई से, तब तो केमिकल डाई का कोई वही नहीं था। आज तो बहुत से केमिकल डाइज भी हो गए हैं, लेकिन पहले जो लोग थे वो नेचुरल डाई से ज़्यादातर चीज़ों को यूज़ करते थे, फैक्ट्रीज़ में भी इवन। तो इन सब को डाइज को प्लांट से निकाल के यूज़ किया जाता था क्लोथ्स की कलरिंग में। The highly specialized skills of the Indian weavers and the low production cost gave competition to the European manufacturers, which led to the invention of labor-saving devices in Britain like the flying shuttle, the spinning jenny and the steam engine. तो यहाँ पे क्या हो रहा था, इंडिया के जो ये कारीगर थे वो इतने ज़्यादा कुशल कारीगर थे, इतने हाईली स्पेशलाइज्ड थे ये लोग कि, और इन लोग जो काम तैयार करते थे, और काम इतना बढ़िया, एक तो सारा काम इंडिया के अंदर मैनुअल होता था, वो भी काम इतना शानदार होता था, और काम शानदार और उसका दाम इतना कम रखते थे। इसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स मैन्युफैक्चरर्स थे उनको बहुत बड़ा कंपटीशन मिलने लगा इन स्किल्ड लेबर से, इन स्किल्ड कारीगर से, लेबर ने स्किल्ड कारीगर से, जिसने कि मजबूर किया ब्रिटेन के अंदर नए नए इन्वेंशन के लिए, यानी फ्लाइंग शटल हो गया, स्पिनिंग जेनी और ये सारी चीज़ें, स्टीम इंजन का
वहाँ पे डिस्कवरी हुआ। While Britain reaped advantage of the Industrial Revolution, the Indian textile industry suffered due to the loss of their European market. तो ये सारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फ़ायदा किसने उठाया? यूरोप के मैन्युफैक्चरर ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, और उसका नुकसान का भरपाई किसको करना पड़ा? यानी कि यूरोपियन मार्केट में तो सारा चीज़ें फैक्ट्री में तैयार हो जा रहा था और हमारे यहाँ ला के डंप कर दिया जा रहा था, और नुकसान किसको हो रहा था? जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ओनर्स थे उनको। डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री अंडर द ब्रिटिश। फिर कैसे उन्होंने एक प्लान्ड तरीके से हमारी इंडस्ट्री को पूरी तरह से बर्बाद किया। आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ अदर यूरोपियन companies in India and the rise of the East India Company as a military and political power, the British began to use their monopoly to influence the market to their own advantage. यानी कि पहले ऐसा नहीं था सिर्फ ब्रिटिश ही कंपनी के लोग थे, बहुत यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग आए, जैसे फ्रेंच आए, डच आए, फ्रांस के लोग आए, फिर पोर्टुगीज़ के लोग आए, ये पीपल आए ना। तो इन लोग ने क्या किया? इन लोगों ने भी इंडिया को कॉलोनाइज़ करने की कोशिश किया, लेकिन जिस तरीके से, जिस मजबूती से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर यूज़ करके अपना ट्रेड के अंदर पूरा अपना वर्चस्व कायम कर लिया, ये लोग उस चीज़ों में फेल हो गए और एलिमिनेट हो गए इंडिया से। और कंपनी क्या कर रही थी? अब पूरे इंडियन मार्केट को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर रही थी। Under the company's rule, the massive textile manufacturing industry, which worked through a smooth chain of peasant cultivators, the local market, domestic spinners and home-based weavers, was completely destroyed. तो जैसे अगर आप कोई भी कंपनी होता है, कंपनी जब इस्टेब्लिश होती है तो हम लोग जैसे कहीं से कच्चा माल उठाते हैं, कहीं से कोई चीज़ की सप्लाई लेंगे, लेबर कहीं से आएगा, ये चीज़ कहीं से आएगा, कोई उसमें काम करने वाला कुछ होगा, कोई प्रोडक्ट कहीं ऐसा तैयार होता होगा, तो एक चेन होती है ना कि आपको किससे क्या चीज़ लेना है, कहाँ पे बेचना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो भी ये टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, जो कि एक चेन के में काम करती थी, एक बहुत अच्छा चेन था। यानी कल्टीवेटर्स थे, पीजेंट कल्टीवेटर्स, यानी वो किसान जो कि कपास उगाते थे और उसको वीविंग करते थे, और वीविंग करके उसको जो लोकल मार्केट में था उसको उसमें सेल करते थे। फिर जो डोमेस्टिक स्पिनर्स थे, जो कि ये जो कपास को काट के उसका सूत बनाते थे। या फिर होम बेस्ड वीवर्स जो हैं, यानी कि जैसे एक काम होता है जो आप उसको कॉमर्शियल लेवल पे करो जिससे आप पैसा कमा पाओ, कुछ लोग ये चीज़ घर में करते थे, यानी घर में काटे हुए सूत के कपड़े पहनते थे। तो ऐसे जो लोग थे ये सब के सब लोग बर्बाद हो गए पूरा ब्रिटिश रूल के अंडर में। In the last 3 decades of the 18th century, the English reduced the prices paid to the native artisans in the country to reap high profits from sale in the European market. लास्ट 3 decades ऑफ द 18th सेंचुरी क्या होगा? जैसे 1870 से 1880, 1880 से 1890 और 1890 से 1900। डेकेड मतलब होता है 10 साल का जो पीरियड होता है उसको हम डेकेड कहते हैं। तो 18th सेंचुरी के लास्ट 3 decade में जो इंग्लिश कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो लोकल जो आर्टिसंस थे उस जगह के, उनका जो प्राइस था, जो भी वो प्रोडक्ट तैयार करते थे उसके अंदर उन्होंने बहुत कमी कर दी, और उनके प्राइस में कमी करके उस चीज़ को वो महंगे दामों पे कहाँ बेचते थे? यूरोपियन मार्केट से, और इसमें जो पूरा प्रॉफिट मिलता था वो उनका अपना हो जाता था। Another oppressive practice was the manipulation of the prices of raw cotton. Bengal, for example, received the finer varieties of cotton from Deccan. The British official purchased Deccan cotton in bulk and sold it to the weavers of Bengal at very high rates. तो दूसरा उनका ऑपरेसिव तरीका क्या था? ऑपरेसिव मतलब होता है दमनकारी, यानी कि आप किसी भी सही चीज़ को कैसे शक्ति का यूज़ करके आप उसको दबा दो। तो ब्रिटिश कंपनी यही कर रही थी। वो लोग क्या कर रहे थे? जो कच्चा कपास था, कॉटन था, उसके प्राइस को मैनिपुलेट कर देते, यानी कि जैसे मान लीजिए कि कच्चा कपास मार्केट में 50 रुपये किलो ही मिल रहा है, लेकिन उसको ज़बरदस्ती उसको 200 या 300 रुपये किलो अगर बेचा जाए, तो ये क्या है? हम लोग प्राइस मैनिपुलेशन करते हैं। जैसे लोग कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, जैसे कोल्ड स्टोरेज में सब्जी है लेकिन जानबूझ के उसको मार्केट में नहीं बेचेंगे ताकि मार्केट में उसका प्राइस हाई हो जाए, और बेचेंगे कब?
जब बहुत हाई हो जाएगा तो प्रॉफिट कमाने के लिए अचानक से वो सामान मार्केट में आ जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, इस तरह से महंगा सामान खरीदने को मजबूर करेंगे। यही काम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कर रही थी। ठीक है, तो बंगाल जो है हमारा वेस्ट बंगाल, उसको डेक्कन से बहुत अच्छा फाइन वैरायटी ऑफ कॉटन मिल रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी कि बहुत ज़्यादा बल्क में कॉटन खरीद लेती थी खुद, और फिर क्या करती थी, महंगे दामों पे जो बंगाल के जो वीवर्स थे उनको ये कॉटन बेचती थी। मोरओवर क्लॉथ मेकिंग वॉज टैक्स एट वेरियस स्टेजेस मल्टीपल टाइम्स। इसके अलावा क्या होता था, जैसे ये सब दामों में तो हेर फेर करना, उसके अलावा हर स्टेजेस पे इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया था कि किसान और जो भी बुनकर जो लोग थे वो लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरह से उन लोग ने छोड़ दी थी बाद में। The Industrial Revolution in Europe, coupled with high import duties and other restrictions imposed on the Indian goods in Britain and the other European countries during the 18th and 19th centuries, wiped out the market for Indian artisans in Europe. अभी मैंने बताया कि एक तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो अटैक था वो कम नहीं था, उसके ऊपर से ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, टैक्स ड्यूटी भी लगा दी। ठीक है, इसके अलावा और भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। मतलब कि वन साइडेड टैक्स होता था, अगर यहाँ से सामान यूरोपियन मार्केट में जा रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ में जा रहा है, बहुत हैवी ड्यूटी टैक्स लगा देंगे। वहाँ से कोई सामान आ रहा है तो वो टैक्स फ्री या बहुत मिनिमम टैक्स। तो इससे क्या होने लगा कि धीरे धीरे ब्रिटेन्स के गुड तो इंडिया के अंदर आके पूरा मार्केट को कैप्चर कर ले रहे थे, लेकिन इंडियन गुड्स जो हैं वो 18-19 सेंचुरी में पूरी तरह से पूरे इंडियन आर्टिसंस के द्वारा जो तैयार किए प्रोडक्ट थे वो यूरोपियन मार्केट से पूरी तरह से गायब हो चुके थे। The mass production in the new English factories made it impossible for Indian artisans products to compete with factory products. तो फैक्ट्री में क्योंकि मशीन से चीज़ें तैयार हो रही थी, अब मशीन से जो चीज़ें होंगी, पता चला 1 घंटे में 1 लाख शर्ट बन गई, और हाथ से शर्ट बनाने जाइए तो पता चला कि हो सकता है कि दिन में 100 शर्ट भी ना बन पाए। तो इसकी वजह से इतना ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ गया। जो हमारे आर्टिस्ट थे, आर्टिसंस कहना सही होगा, जो हमारे जो ये कामगर थे, जो बुनकर थे, ये लोग कॉम्पीट ही नहीं कर पाए यूरोपियन कंट्रीज़ के इस वजह से, फैक्ट्री में प्रोड्यूस वाले सामान से। Till 1813, Indian industry, especially the textile industry, was adversely affected in 2 ways. तो 1813 तक इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑलमोस्ट रून हो चुकी थी। रून होने का कारण क्या था? The company reduced the weavers to the status of indentured laborers by forcing them to take an advance from the company. तो कंपनी ने क्या कर दिया, जैसे कि पहले ये लोग क्या थे, ओनर्स थे। जैसे इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा, इन लोग का 2 लूम, किसी का 5 लूम, किसी का 1 लूम, तो ओनर्स थे। इनको ओनर्स की पोजीशन से हटा के लेबर बना दिया गया। ठीक है, और ज़बरदस्ती ये फोर्स किया गया कि इन लोग कंपनी से एडवांस लें। In 1789, for example, the weavers were forced to pay a penalty of 35% on the advance taken if they defaulted in supplying goods. तो 1789 में क्या किया गया, जो वीवर्स थे, जो बुनकर थे, उनके ऊपर 35% ऑफ पेनल्टी लगाया गया, जो कि उन्होंने एडवांस तो पहले आपने ले लिया है, लेकिन आप माल सप्लाई अगर नहीं करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो कंपनी इनको ज़बरदस्ती एडवांस देती थी, और जब ये समय से माल नहीं सप्लाई कर पाते थे तो इनके ऊपर पेनल्टी भी लगाती थी अलग से। The British Parliament imposed an increased consolidated duty on consumption of calicos and muslins in Britain. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट भी क्या करती थी, जो भी कैलिकोज या मसलिन्स के जो भी प्रोडक्ट्स जो कि ब्रिटेन में जाते थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स इम्पोज कर दिए जाते थे। Due to discriminatory colonial economic policy, India was reduced almost totally to the status of an exporter of raw or processed agricultural goods.
तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेटरी कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसी यानी ब्रिटिशर्स की जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्थिक नीतियाँ थी वो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी थी। डिस्क्रिमिनेशन मतलब जब आप भेदभाव करते हैं, यानी कि भारत का अगर प्रोडक्ट यूरोपियन मार्केट में जा रहा है तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दो, वहाँ का कोई प्रोडक्ट वहाँ से यहाँ आ रहा है तो टैक्स बिल्कुल कम कर दो या जीरो कर दो। तो इससे क्या होने लगा कि इंडिया जो एक समय पे क्या था, इस एक्सपोर्टर का स्टेटस था उसका, वो रॉ मटेरियल सप्लाई करता था, इंग्लिश एग्रीकल्चरल गुड्स सप्लाई करता था, वो क्या बन के रह गया। India ceased being an exporter of cotton cloth and became an importer of cloth and yarn, while England stopped importing clothes from India। ठीक है, एक समय में इंडिया क्या की, जो कि एक एक्सपोर्टर था रॉ मटेरियल्स का, कैलिकोज का, सिल्क का, मसलिन का, वो आज क्या बन के रह गया है, इम्पोर्टर बन के रह गया था। ब्रिटिशर्स की टाइम की बात है, वो क्लोथ इंपोर्ट कराता था ब्रिटेन से, यार्न इंपोर्ट कराता था ब्रिटेन से, और जबकि ब्रिटेन जो है वो इंडिया से क्लोथ इंपोर्ट कराना बंद कर दिया था, क्योंकि उनका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया था। वो सारा चीज़ अपनी फैक्ट्री में खुद ही बना लेते थे, रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाते थे, प्रोडक्ट तैयार कर लेते थे। From the early decades of the 19th century, there was an increase in the import of the industrial manufactures and export of agricultural goods. The unfortunate situation in India was that the decline of indigenous handicrafts took place with the compensating development of modern industry। तो जब 19वीं सदी की शुरुआत हुई तब फिर क्या होने लगा, अब जो है वो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर्स से और जो एग्रीकल्चरल गुड्स का एक्सपोर्ट क्या है वह बढ़ा। लेकिन इंडिया के अंदर ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ गई कि जो हैंडीक्राफ्ट को जो भी लोग करते थे, जो भी लोग ये सब चीज़ें प्रमोट करते थे, जो भी चीज़ ये सब बनाते थे, उनका तो रोज़गार ख़त्म हो गया। और इन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की जगह किसने ले लिया, किसने उस कमी को पूरा किया, जो मॉडर्न टेक्सटाइल और स्टील इंडस्ट्री या आयरन इंडस्ट्री जो भी इस्टेब्लिश हुई, उसने उसको लॉस को क्या कर दिया, कंपनसेट कर दिया। So that will be all for today. In the next video we will discuss the remaining chapter. Till then I will send you the question answer and exercise, you will complete in your copy and send me the pictures till Saturday.